नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम स्थित हनुमान मंदिर में हुआ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। साधु संतों सहित आचार्य बालकृष्ण भी रहे मौजूद। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री ने अधिकारियों संग ली बैठक। प्रदेश में 35,618 हेक्टेयर कृषि भूमि में ओलावृष्टि से नुकसान का अनुमान, जल्द मिलेगा मुआवजा। देहरादून में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन और यातायात पुलिस की पहल। वाहन पार्किंग में ही खड़े करने के निर्देश। लोगों से भी पार्किंग के लिए खाली जगह से अवगत कराने की अपील। देहरादून नगर निगम कर अनुभाग में सॉफ्टवेयर अपडेट का कार्य पूरा। अब हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं टैक्स धारक। 30 अप्रैल तक टैक्स जमा कराने पर टैक्स धारकों को मिलेगी अतिरिक्त छूट। और रैप्टर प्रजाति के संरक्षण में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत। 16 साल बाद कॉर्बेट पार्क प्रशासन और WWF टीम करेगी शिकारी पक्षियों की गणना। अभी 9 से ज्यादा प्रजाति के शिकारी पक्षी पाए जाते हैं। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह गुरुवार को हरिद्वार दौरे पर रहे और हनुमान जयंती के अवसर पर हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम स्थित हनुमान मंदिर में हुए मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत कई साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हनुमान चालीसा से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे प्रेरणा लेकर व्यक्ति और समाज में श्रेष्ठ बन सकता है। अप्रैल महीने के अंत में शुरू होने जा रहे चारधाम यात्रा को लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि सरकार ने यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर यात्रीगण तीर्थयात्री उत्तराखंड आएंगे और चारों धाम के दर्शन करेंगे। भारत को एक विश्व गुरु, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत बनाए, ये बहुत बड़ी सीख है। पिछली बार भी बहुत सबक सीखे थे। इस बार उन सब सबकों को सीखकर अपने जो प्रोसेस बनाया है, अपनी तैयारियां की हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट किया है, मुझको ऐसा लगता है कि इस बार चार धाम में बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्री आए। उत्तराखंड का पहला ऐसा मंदिर है अवधूत मंडल आश्रम हनुमान मंदिर, जो कि सिद्धपीठ है और यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। हम तो कहते हैं ऐसे हमारे जो भी राज्यपाल ने जो भाषण दिया आपने सुना, और ऐसे धार्मिक भाषण सभी जितने भी हमारे नेता हैं या जो भी सबको इसे देना चाहिए। जीवन में कभी हताशा निराशा न आए, इसके लिए सदैव हम भगवान हनुमान जी के चरणों में रह करके वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ें और सारी प्रतिकूलताएं और संघर्ष को भगवान हरेंगे, इसमें किंचित मात्र भी कोई संशय नहीं। बारिश और ओलावृष्टि से उत्तराखंड में किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके आंकलन के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों संग बैठक ली। बैठक में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस तरह से मुआवजा दिया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर गहनता से चिंतन मंथन हुआ। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में 35,618 हेक्टेयर कृषि भूमि में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 82,260 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनको मुआवजा इस बीमा योजना के माध्यम से दिया जाएगा। वहीं उद्यान के क्षेत्र में फलोत्पादन करने वाले किसानों की संख्या 71,537 है। इन किसानों को भी इस बीमा योजना में समाहित किया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हम प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में किसान के साथ खड़ी हुई है और जल्द ही सरकार किसानों की फसल का मुआवजा बिना योजना के जरिए देगी। अतिवृष्टि से जो क्षति हमारे प्रदेश में फसलों की हुई है, उसका क्षेत्रफल 35,618 हेक्टेयर है और उस क्षति के क्षेत्र में से जो आपदा के मानक हैं कि 33% से अधिक अगर क्षति होती है तो वो उसके मानक में आते हैं। उसका क्षेत्रफल 7,403 हेक्टेयर है।
और इनको तो हम आपदा के मानक के अनुरूप इनको हम मुआवजा देंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, किसानों की पीड़ा दिखाई दे रही है क्योंकि पूरे देश में कई जगह पे और उत्तराखंड में भी बारिश ने हाहाकार मचा रखा है, किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। ऐसे में इस संकट की घड़ी में सरकार उनके लिए क्या कुछ कार्य कर रही है? बिल्कुल स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में जो पिछले हफ्ते की अगर बात कर ली जाए, जो बेमौसम बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों की, काश्तकारों की जो खड़ी फसल थी, जो सब्जियां थी, जो ऋतुओं के हिसाब से जो सब्जियां होती हैं, जो बरसाती सब्जियों के अलावा जो बेल होती है, वो सभी उसको नुकसान पहुंचा है। और उसको नुकसान पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में बाकायदा कृषि मंत्री को निर्देश जारी किया, चीफ सेक्रेटरी को निर्देश जारी किया कि काश्तकारों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई एक प्रस्ताव तैयार किया जाए और उसमें मुआवजा तत्काल प्रभाव से उनको दिया जाए। लेकिन उससे पहले उसका आकलन किया जाए कि किस प्रकार से काश्तकारों को, फसलों को नुकसान हुआ है जी। उसी कड़ी में तमाम जिलाधिकारियों ने, खासतौर पर हरिद्वार के जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी, नैनीताल के जिलाधिकारी, उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नर ने बाकायदा उस तरीके से उस व्यवस्था को लागू करते हुए जिलाधिकारी के साथ मौके का निरीक्षण किया और काश्तकारों और किसानों का कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट फौरी तौर पर शासन को भेजी है और शासन में रिपोर्ट आने के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बाकायदा अपने कृषि सचिव और तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, उसका आकलन किया और आकलन करने के बाद मुख्यमंत्री के सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखा जाएगा और उसके बाद ही मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। जी श्रीनिवास जी, जैसा कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीमा योजना के जरिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, तो किस तरीके से कैटेगराइज करके इनको मुआवजा दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, फसल बीमा योजना जो भारत सरकार के जरिए राज्य सरकार में संचालित की जा रही है, उसमें जो फसल का जब बीज लिया जाता है तो उस बीज बोने के दरमियान ही उसका एक बीमा करा दिया जाता है कि अगर 2 किलो अगर कहीं किसी खेत में आपने बीज बोया है और वहां पर अगर फसल उस लागत के हिसाब से नहीं पैदा होती है या पैदावार किसी ओलावृष्टि या दैवीय आपदा के कारण अगर खत्म हो जाती है और उसका काश्तकार को नुकसान उठाना पड़ेगा, तो ऐसे में राज्य सरकार यानी भारत सरकार के सहयोग से फसल बीमा के तहत किसान को या काश्तकार को उचित मुआवजा प्रदान करेगी। इसका आकलन इस बात से भी लगाया जा सकता है, कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने फसल बीमा योजना नहीं ली है लेकिन उसके बावजूद भी उनका नुकसान हुआ है। जनप्रतिनिधि उनके पक्ष में लिख रहे हैं, जिलाधिकारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कमिश्नर जो गढ़वाल और कुमाऊं है वो उस पर अपना आकलन निर्गत रिपोर्ट के साथ भेज रहे हैं। तो ऐसे में शासन के अधिकारियों को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को तय करना है कि लोगों की मदद किस रूप में हो जाएगी या किस रूप में। कई बार जो तकनीकी समस्याएं आती हैं वो मुआवजे को लेकर नियम कानून होते हैं, नियम कानून के तहत अगर मुआवजे कितनी हेक्टेयर जमीन में कितना मुआवजा दिया जाएगा उसके बात पर होता है, लेकिन लागत उससे ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में शासन को अधिकार है कि वो उसका सही आकलन करने के बाद उचित मुआवजा किसान को, काश्तकार को दे पाए ताकि उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नगर निगम कर अनुभाग में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम पूरा हो गया है। गुरुवार को टैक्स धारक हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष का टैक्स 30 अप्रैल तक जमा करवाने वाले टैक्स धारकों को 20% के अलावा 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने से पहले सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है। इसके लिए 1 से 5 अप्रैल तक का समय निर्धारित था। गुरुवार से टैक्स जमा होना शुरू हो गया है। टैक्स धारक ऑनलाइन भी टैक्स जमा कर सकते हैं। जिन लोगों ने वर्ष 2022-23 का हाउस टैक्स तक 30 मार्च तक जमा नहीं किया, उन्हें 12% प्रति वर्ष हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसमें हर वर्ष की भांति 20% पे अतिरिक्त 5% की छूट दी जा रही है, जो सीमित समय तक अवेलेबल रहेगी। तो सभी से ये अपील है कि अपना समय से हाउस टैक्स जमा करवा के उस छूट का भी लाभ उठाएं।
वर्षों से विकास की बाट जो रहा एमडीडीए का इको पार्क अब बनकर शीघ्र ही तैयार होगा और देश विदेश के पर्यटक इसका आनंद ले सकेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण फोटो द्वारा इसके विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। 16 हेक्टेयर में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस पार्क के दिन अब शीघ्र बहुरंगेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया के साथ ही उच्च अधिकारियों ने इको पार्क का निरीक्षण किया और इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर शीघ्र इसे कार्रवाई की बात की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान बताया कि शहर के निकट ये खूबसूरत स्थान है जिसको ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है और ट्रैकिंग के लिए बनाए गए इस पार्क पे प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए इसका विकास किया जाएगा ताकि इसकी हरियाली प्रभावित ना हो। इसके लिए वन विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। लगभग 16 हेक्टेयर भूमि है ये और आपने देखा होगा इसके लेफ्ट साइड में आईटीबीपी की ज़मीन है और राइट साइड में नगर पालिका मसूरी की ज़मीन है। बीच में ट्रैक है ये और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। अगर इसको हम डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में इससे काफ़ी इनकम भी होगी और लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। देहरादून में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 51 कोरोना संक्रमित के आए केस। अकेले देहरादून में कोरोना संक्रमण के 44 केस सामने आए हैं। अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार जिले में 2-2 तो पौड़ी में 1 कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 98। लगातार कोरोना पकड़ रहा रफ्तार। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अगर देहरादून की बात करें उत्तराखंड में तो वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 51 लोग कोरोना संक्रमित, जिले में सबसे अधिक 44 संक्रमित पाए गए हैं और बृहस्पतिवार को क्योंकि पूरे प्रदेश में 417 लोगों के सैंपलों की जांच की गई थी, इसमें 44 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे और इसके अलावा देहरादून जिले में 44, अल्मोड़ा जिले, चमोली जिला और हरिद्वार जिले में 2-2, वही पौड़ी जिले में 1 संक्रमित मिला है, जबकि 55 संक्रमित व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय जो मरीजों की संख्या है वो 98 के आसपास हो चुकी है और साथ ही साथ जो सचिव है आर राजेश कुमार, उनका कहना है कि कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों को कोविड नियमों का पालन कर सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसी के साथ सबसे बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने ये है कि 22 अप्रैल की चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा के तहत प्रदेश भर में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालुओं का एक आंकड़ा रखा गया है कि आने वाले हैं तो किस तरीके से सरकार इस चुनौती से निपटेगी, ये भी एक समस्या है। लेकिन हालांकि चाहे मुख्य सचिव की बात की जाए, स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए या मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो लगातार अपने अपने स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और डीएमओ को भी जो सभी जिलों के डीएम ने अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच की बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ सबसे बड़ी चुनौती को देखते हुए प्रदेश सरकार कोविड कम से कम प्रदेश में फैली क्योंकि आने वाले 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। भैया, हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कर दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। चल, तू मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तो कर।
जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग कार्यालय में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी द्वारा आगामी सप्ताह न्याय प्राप्त सप्ताह के रूप में मनाए जाने के तहत आयोजित कार्यक्रम के विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर ज्योतिबा फूले दिवस, भीमराव अंबेडकर जयंती के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। वहीं युवा मोर्चा द्वारा अलग अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर, महिला मोर्चा द्वारा अस्पतालों का अन्य जगह पर फल वितरण कार्यक्रम, ओबीसी मोर्चा द्वारा पत्र वितरण कार्यक्रम, किसान मोर्चा द्वारा जगह जगह पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम और अनुसूचित मोर्चा द्वारा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजन को लेकर रूपरेखा तय की गई। भारतीय जनता पार्टी हमारे अपने स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक बूथ तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और हम सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह के रूप में इसको मना रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो हमेशा समाज के सेवा के रूप में ही काम करती है, जो मोदी जी का भी कहना है। और हमारे जो विचारधारा है उसका भी ये है कि अंत्योदय, जो समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है, उसकी कैसे हम सेवा कर सकते हैं, उसको हम कैसे प्रथम पंक्ति में ला सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह के रूप में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ तक का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं, बूथ स्तर के गठन पूर्ण होने की ओर को है और भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख से लेकर के अपने पन्ना टोली तक का भी अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर चुके। कॉर्पोरेट प्रशासन ने रैप्टर प्रजाति के संरक्षण में एक नया प्रोजेक्ट की शुरुआत WWF के साथ मिलकर की है, जिसमें शिकारी पक्षियों के संरक्षण और उनकी गणना का कार्य कॉर्पोरेट प्रशासन और WWF की संयुक्त टीम द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसमें विलुप्त होते शिकारी पक्षियों जैसे गिद्ध, चील, बाज, फाल्कन आदि शिकारी पक्षी की गणना 16 साल बाद की जा रही है। बता दें कि कॉर्पोरेट प्रशासन 16 साल बाद रैप्टर की गणना करने जा रहा है। गिद्ध, चीलों आदि शिकारी पक्षियों की गणना का कार्य शुरू कर दिया गया है। इनमें पहले 2007 में गिद्धों और चीलों की गणना हुई थी। इस दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने गिद्ध और चीलों की संख्या 346 थी। बता दें कि कॉर्बेट पार्क में 9 से ज्यादा प्रजाति के शिकारी पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें चमर गिद्ध, राज गिद्ध, काला गिद्ध, जटायु गिद्ध, यूरेशियाई गिद्ध, हिमालय गिद्ध, रगड़ गिद्ध और देशी गिद्ध शामिल है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जिसमें कि हम क्या करेंगे कि जो विलुप्त प्राय गिद्ध हैं और ईगल्स की स्पीशीज हैं, उनके पॉपुलेशन सेंसस, उनको क्या थ्रेट्स हैं, उनके ऊपर उनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, उसके ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हम 1 हफ्ते के लिए एक रेकी सर्वे करेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट फाइनल करने के बाद सिस्टमैटिक प्रोग्राम चलेगा। 3 साल तक कम से कम जो है यहाँ पे सर्वे होगा। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो रैप्टर का एक नया प्रोजेक्ट, इनके कंजर्वेशन का एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसमें WWF के सहयोग से ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज से प्रथम सत्र में रेकी जो है वो करी जाएगी विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न रेंजेस में, जहाँ जहाँ रैप्टर्स के नेस्ट हैं, वल्चर्स के नेस्ट हैं, उनको ईयर मार्क किया जाएगा। और उसके बाद उनकी पोजीशनिंग के आधार पर फिर एक कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी जो हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ है उसकी, और उसके साथ साथ फिर उनकी मैपिंग और उसमें आगे की कार्रवाई उसमें सुनिश्चित। देहरादून यातायात को सुगम बनाने के लिए पार्किंग और जिला प्रशासन देहरादून और यातायात पुलिस द्वारा नई पहल की शुरुआत की जा रही है। इससे पहले अंतर्गत भूस्वामी द्वारा अपनी खाली प्लॉट और वाहनों की पार्किंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मामले की जानकारी देते हुए देहरादून DM सोनिका ने बताया है कि देहरादून में पार्किंग की समस्या बहुत अधिक उत्पन्न हो रही है। लोग सामान खरीदने जाते हैं और इधर उधर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। DM ने अपील की है कि वाहनों को पार्किंग में ही खड़ा करें और साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी जगह खाली हो जहां पार्किंग हो सकती है, वो जिला प्रशासन और देहरादून यातायात पुलिस को अवगत करवाए।
ट्रैफिक बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं और रोड्स की साइज़ उतनी ही है, तो उस हिसाब से कंजेशन रहेगा ही रहेगा। उसके लिए रोड वाइडनिंग के प्रपोजल हो गए, जंक्शन इम्प्रूवमेंट के हो गए, रिंग रोड्स के हो गए, वो सभी प्रपोजल्स पे काम चल रहा है। इसके अलावा हमारे द्वारा भी अपील की जा रही है कि एक पार्किंग का इशू बहुत मेजर इशू बना हुआ है शहर में, तो अगर किसी के खाली प्लॉट्स हैं उसकी फिजिबिलिटी देखते हुए एसपी ट्रैफिक और हमारी टीम मिल के उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है और मेरे द्वारा अपील भी जारी की गई। अब आपको सीधा लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। स्वागत के क्रम को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आप सब लोगों का मंचासीन पदाधिकारी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार कर ध्वनि के साथ सब लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में कोविड गाइडलाइन सख्ती से लागू होगी। जांच और टीकाकरण में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिशा निर्देश दिए हैं। 15 अप्रैल तक चारधाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी चिकित्सा इकाइयों, स्थायी मेडिकल रिलीव पॉइंट को स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा और जायजा लिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया है। केंद्रीय मंत्री की ओर से सहमति देते हुए शीघ्र डीपीआर उपलब्ध कराने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर डीपीआर तैयार करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर 108 आपातकालीन सेवा, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के साथ ही कार्डियक एम्बुलेंस सेवा की त्रिस्तरीय व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ पीजी छात्रों को भी चारधाम यात्रा में तैनात किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर यात्रा काल के मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ की अतिरिक्त तैनाती भी यात्रा के मार्गों पर की जाएगी। और चारधाम की यात्रा, हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होने वाली है। ये प्रभु का आशीर्वाद है कि तीर्थालु श्रद्धालु हमारे पास में आते हैं। पिछली बार भी बहुत सबक सीखे थे, इस बार उन सबको को सीखकर अपने जो प्रोसेस बनाया है, अपनी तैयारियां की हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट किया है, मुझको ऐसा लगता है कि इस बार चारधाम में बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्री आएंगे और ये हमारे परिवार के लिए एक सौभाग्य है। और ये जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी यात्री आता है, जो भी श्रद्धालु आता है, वो अपना जो भी उनके पास धन है उसमें से 5% हमारे लोकल प्रोड्यूस का ऊपर में जरूर खर्चना चाहिए। आपको पता है कि 3rd वीक में हम लोगों की स्टार्ट होगी और कोविड के संबंध में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक डायरेक्टिव आया था, उसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने सर्कुलेट कर दिया है। चूँकि अभी ये डे बिफोर यस्टरडे ही जारी किया गया है, तो अभी लोगों को बहुत उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। उसका प्रचार प्रसार बढ़ाया जा रहा है और आप लोग के चैनल के माध्यम से भी अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार बढ़ाएं। उसमें मुख्य रूप से वही सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है, मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, साथ ही कुछ टेस्टिंग बढ़ाने की भी बात की गई है। तो हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और अभी सीएमओ साहब ने ये बताया कि अब लगभग कल भी 100 के आसपास इन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया था। अभी आरटीपीसीआर प्रारंभ नहीं किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार में डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में आने वाले मरीजों की कोविड जांच बढ़ाने और ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। हालांकि जिला और मेला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेशन न होने के चलते ठप पड़े हुए हैं। संविदा पर तैनात 2 प्लांट ऑपरेटरों का अनुबंधन खत्म होने पर उन्हें हटा दिया गया है, जिसके बाद से प्लांट चलाने के लिए कोई भी ऑपरेटर अस्पताल में उपस्थित नहीं है। हालांकि अधिकारी वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ के जरिए
जरिए प्लांट चलाए जाने की बात कही जा रही है। पौड़ी जनपद में कुल 42 शराब की दुकानों में से बीते 31 मार्च को 20 दुकानों की नवीनीकरण प्रक्रिया के बाद बाकी 22 शराब की दुकानों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होना था। शराब कारोबारियों के दिलचस्पी न दिखाने के कारण केवल 9 शराब की दुकानों के आवेदन आबकारी विभाग के पास आए। उनमें भी 9 में से 7 दुकानों के लिए केवल एक आवेदन सामने आए हैं। जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह की जानकारी के अनुसार जनपद में 22 शराब की दुकानों में से 9 दुकानों के लिए आवेदन कार्यकर्ताओं ने आवेदन किए हैं। बताया जा रहा है कि जिसमें 7 दुकानों के लिए एक आवेदन कर्ता द्वारा आयोजन किया गया है, जिन्हें आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि बिलखेत के लिए 3 और अगरोड़ा के लिए 4 आवेदन आए हैं। केवल इन 2 शराब दुकानों का लॉटरी के जरिए ड्रॉ किया गया। उन्होंने बताया कि जनपद की 13 दुकानों के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। निरस्ता ये दरअसल लोगों के अंदर इस तरह का माहौल कैसे र्यूमर कई बार फैल जाती है, तो ये र्यूमर के कारण है। बाकी ऐसा है कि पॉलिसी तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है और जो रेवेन्यू भी जो बढ़ाया गया है कि और वर्षों की अपेक्षा, जैसे इससे पहले जब कभी भी नवीनीकरण हुए होंगे तो उसमें 20% रेवेन्यू या 15% रेवेन्यू 5% नवीनीकरण शुल्क लिया जाता था। अब की बार हमारी पॉलिसी में जो रेवेन्यू भी बढ़ाया गया है वो सिर्फ 10% बढ़ाया गया है और जो नवीनीकरण शुल्क भी लिया गया है वो भी 1% है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम स्थित हनुमान मंदिर में हुआ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। साधु संतों सहित आचार्य बालकृष्ण भी रहे मौजूद। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री ने अधिकारियों संग ली बैठक। प्रदेश में 35,618 हेक्टेयर कृषि भूमि में ओलावृष्टि के नुकसान का अनुमान, जल्द मिलेगा मुआवजा। देहरादून में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन और यातायात की पहल। वाहन पार्किंग में ही खड़े करने के निर्देश। लोगों से पार्किंग के लिए खाली जगह के अवगत करवाने की अपील। देहरादून नगर निगम कर अनुभाग में सॉफ्टवेयर अपडेट का कार्य पूरा। अब हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं टैक्स धारक।